आई वेलकम यू अगेन इन दिस सचिदानंद लर्निंग चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के भूगोल सब्जेक्ट को देखने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए हम लोग इस मॉडल पेपर को चेक करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देखें, पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। टोटल पूर्णांक 70 मार्क का है और यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, पूछ रहा है। तो इनमें से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा, देखिए ख वाला आंसर इसमें सही होगा। मात्रात्मक क्रांति, यही जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। बाकी शेष जो भी हैं, क्षेत्रीय, भिन्नात्मक और स्थानिक अन्वेषण, ये सब जो है मानव भूगोल के उपागम हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। दूसरा देखिए लिखा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की जो अवधारणा थी वह डॉक्टर महबूब उल हक की थी। ये जो अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के थे। ख वाला इसमें विकल्प राइट होगा। तीसरा देखिए, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो चार विकल्प सामने है। इन चारों में जो सही विकल्प है डेनमार्क। डेनमार्क का जो है सफल परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी, नहर के किनारे स्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो रेखी प्रकार की जो बस्तियां होती हैं ज़्यादातर सड़कें, नहरों, नदियों के किनारे अवस्थित होती हैं। इसमें ग वाला विकल्प राइट होगा। प्रश्न 5वां देखें, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, पूछ रहा है। तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। क विकल्प इसमें राइट होगा। 5वां का क जो है ये राइट होगा। ख वाला क्वेश्चन नंबर 6वां देखें, निम्नलिखित में से कौन नगर नदी तट पर स्थित नहीं है। देखिए आगरा, भोपाल, पटना, कोलकाता। तो इसमें जो भोपाल है वो किसी भी नदी तट पर स्थित नहीं है। 6वां का ख सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। इसका जो आंसर होगा तारापुर विकल्प इसमें राइट होगा। 8वां देखें, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। जो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है इसमें से देखें ग वाला राइट होगा, यमुना नदी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। रेट जेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो जो रेट जेल थे उनके अनुसार जो मानव भूगोल है, ये मानव समाज और पृथ्वी का जो धरातल है इसके बीच संबंधों का एक संश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां जो दिया गया है, जननांकीय संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जननांकीय जो संक्रमण है उसका उपयोग जो है भविष्य की जनसंख्या का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम बताइए। तो मानव विकास की जो प्रमुख घटकें हैं, जैसे उत्पादकता है, सशक्तिकरण है, सतत पोषणीयता है, समता है, ये सब मानव विकास के प्रमुख घटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए, रोगों का निदान कराने के लिए अपने देश को छोड़कर बाहरी किसी देश में पर्यटन करता है, यात्रा करता है, तो उसको हम लोग चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। प्रश्न 13 दिया, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए खास करके भारत की जो जनसंख्या है, एक तो होता है ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा होता है शहरी क्षेत्र। इसी के हिसाब से जनसंख्या हमारे देश में आच्छादित होती है। और वैसे इसको जो है घनत्व के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। कुछ जगहों पर अधिक घनत्व वाली जनसंख्या होती है, कहीं मध्य घनत्व वाली होती है और कहीं कहीं सबसे कम घनत्व वाली जनसंख्याएं निर्भर करती हैं। प्रश्न 14 देखिए, भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है। तो केरल की जो साक्षरता है सबसे ज़्यादा होती है और यह 94% है। इसकी साक्षरता प्रतिशत 94% है। 15वां क्वेश्चन के, परिक्षिप्त एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं और ये भारत के किस राज्यों में पाई जाती है। देखिए जो परिक्षिप्त बस्तियां होती हैं, परिक्षिप्त का मतलब है कि दूर दूर, जहाँ पर घर जो होते हैं दूर दूर होते हैं और ये खास करके हमारे हिमालयी प्रदेशों में या उच्च भूमि वाले स्थान पर, पर्वतीय भूमि वाले स्थानों पर पाए जाते हैं।
इनका जो मेन बिजनेस होता है ये लकड़ी काटने का धंधा करते हैं, पशुपालन करते हैं। जैसे हमारे देश में मेघालय है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में कोई दो अंतर बताइए। देखिए, धात्विक खनिज जब खनिजों से जब धातु वाले पदार्थ निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट, टंगस्टन, तो उसको हम धात्विक खनिज में रखते हैं और ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जबकि अधात्विक खनिज होते हैं ऐसे खनिज जहाँ से अधातु वाले तत्व निकाले जाते हैं, जैसे कार्बन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, जिप्सम है, नाइट्रोजन है, और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। देखिए, जो मानव भूगोल है वो उसका जो है अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनसे बहुत गहरा संबंध है। जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इन सब से बहुत ही निकटता का संबंध है। इसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर करते हैं, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में दो अंतर बताइए। देखिए, प्रतिकर्ष और अपकर्ष दो शब्द हैं यहाँ पे। तो पहला, प्रवास का जो प्रतिकर्ष कारक है, जब किसी कारण से कोई भी व्यक्ति अपना जन्म स्थान या निवास स्थान किसी भी मजबूरीवश छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाने लगता है तो उसको प्रवास का प्रतिकर्ष कहते हैं। लेकिन प्रवास का अपकर्ष क्या है, इसमें पूछ रहा है। तो जब कोई व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा या अन्य आर्थिक दृष्टि से किसी स्थान पर आकर के बसने लगते हैं, आकर्षित हो जाते हैं उस स्थान पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रवास का अपकर्ष कारक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, बाजारी कृषि, सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है। जो बाजारी सब्जी है, देखिए बाजार में ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी आय अधिक होती है और वह उन कृषकों का जो है सब्जी चाहे कोई भी चीज़ आसानी से खरीद लेते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता, उनकी जो मुनाफा होती है उन्हें प्राप्त हो जाता है इजली। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करें। यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखिए। तो देखिए, ये ज़रूर है कि आज हमारी जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है और हमारी आवश्यकता भी बढ़ी है, और प्रति व्यक्ति देखा जाए जल, हर व्यक्ति को कितना पानी मिल रहा है वो धीरे धीरे लगातार कम हो रहा है। इसका कारण सीधा है, जल का अपव्यय भी कहीं न कहीं इसको प्रभावित करती है, दुरुपयोग, और तमाम जो जल वेल और ये ट्यूबवेल तेजी से विकसित हो रहे हैं, इससे भी जल हानि होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 21 दिया, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा के विषय में नोट कीजिए। तो देखिए, ऊर्जा के अपारंपरिक जो स्रोत हैं पहले से चले आ रहे हैं, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूताप ऊर्जा, ये अपारंपरिक स्रोत होते हैं। तो जैसे यहाँ पूछ रहा है ज्वारी और तरंग ऊर्जा क्या है, तो ज्वारी ऊर्जा जब हम लोग देखते हैं कि ये ज्वार भाटे आते हैं ये समुद्रों में, जो बड़ी बड़ी लहरें होती है ऊपर जाने लगती फिर नीचे उठती हैं, तो ये चढ़ते जल और उतरते जल को जो है बड़े बड़े जल पंपों पर गिराया जाता है और जल पंप चलने लगते हैं, वहाँ से एक विद्युत जनरेट होती है। उसी तरह से तरंग ऊर्जा क्या होती है कि समुद्रों में ये जो लहरें होती है, तरंग होती है, उनसे ये उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 22वां, सतत पोषणीयता, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, ऐसा जो डेवलपमेंट है, विकास है, जिसमें भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतें हैं, आवश्यकता है, उनकी पूर्ति जो होती है, उस पूर्ति को प्रभावित किए बगैर जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकता को जब पूरा किया जाता है, तो इस प्रकार का जो विकास होता है सतत पोषणीय विकास की श्रेणी में आता है। प्रश्न 23वां दिया है, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, क्या इनकी खासियत होती है, विशेषता। तो ग्रामीण बस्ती माने ऐसी बस्तियां जो गांव में निर्भर करती हैं, ग्रामीण अंचल में पाई जाती हैं, वहां पर नदी तालाब को देखते हुए कृषि कार्य पर ज़्यादा निर्भर होती हैं, और वहाँ भी ये धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समरूपता पाई जाती है ग्रामीण अंचल में भी।
ये ज़्यादातर कृषि पर निर्भर होते हैं, लकड़ी काटते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन का धंधा किया जाता है, तमाम कार्य अपनाए जाते हैं ग्रामीण बस्तियों के द्वारा। और जो नगरीय बस्ती होती है, जो नगर में जा कर के बस जाती है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है बहुत ज़्यादा होता है और ये तमाम प्रकार के कल कारखाने इत्यादि पर डिपेंडेड होते हैं। और नगरों की अपनी एक अलग व्यवस्था होती है, जहाँ नगर निकाय होते हैं, नगर पालिका होती है, उसके माध्यम से नगरों का विकास किया जाता है। अथवा पूछा कि मानव के प्रकृतिकरण का वर्णन कीजिए। मानव का प्रकृतिकरण अर्थात प्रारंभ से लेकर के आज तक मानव ने जो डेवलपमेंट, जो विकास की कड़ी में आगे बढ़ा है, उन्होंने प्रकृति से सीखा, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाला, नई नई तकनीकी प्रौद्योगिकी का विकास किया, पर्यावरण को ये गहराइयों से समझा, उसके अनुसार अपने को ढाला। आगे देखिए पूछ रहा है कि भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक विवरण को स्पष्ट कीजिए। तो हम जानते हैं कि भारत जो है, इसकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2001 के सर्वे के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो प्रति व्यक्ति 313 थी और 2011 के अनुसार यह जो है 382 हो गई, 382 पर किमी हो गई थी, जो एशिया में बांग्लादेश, जापान के बाद तीसरे नंबर पर इसकी जनसंख्या आती है। और वही बात करें अपने देश में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य है, उसमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश भी है उसी में। और देश में जो निम्नतम जनसंख्या वाले राज्य है, जो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, वहाँ पर थोड़ी कम है। अथवा पूछा है कि नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए, किन्हीं 4 प्रकार्यात्मक नगर को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नगरों की जो प्रकार्यात्मक वर्गीकरण है, यानी कि जो नगरें हैं, ये बहुत सी भागों में विभक्त हैं। जैसे प्रशासनिक नगर है, प्रशासनिक नगर में क्या होता है कि वहाँ की एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है नगरों का, और वो पूरे उस नगर पर नियमन करती है और तमाम क्रियाएं पालित संचालित करती है। जैसे भोपाल है, शिमला है, चंडीगढ़ है। और ये नगर, और दूसरा होता है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर में क्या होता है कि कच्चे माल की जो है वहाँ पर खपत किया जाता है, उसको पुनः कच्चे मालों से नई नई सामग्रियों को बनाया जाता है। जैसे जमशेदपुर है आपका, और ऐसे ही भिलाई है। अगला जो होता है परिवहन नगर। तो इन नगरों में जल मार्ग, वायु मार्ग, इनके सड़क मार्ग, इनके परिवहन की सुविधा ज़्यादातर वहाँ पर पाई जाती है। जैसे कोलकाता है, मुगल सराय है, ये सब तमाम चीज़ें वहाँ पर उपस्थित होती हैं। परिवहन के संसाधन वहाँ पर विकसित किए गए हैं। फिर आ जाता है वाणिज्यिक या व्यावसायिक नगर होते हैं, जहाँ पर ऐसे नगर जहाँ पर कि व्यवसाय के क्षेत्र में वहाँ पर उसको परिवर्धन किया जाता है। जैसे कोलकाता है आपका, सतना है। फिर खनन नगर आता है, जहाँ जैसे सिंगरौली है, झरिया है, यहाँ पर खनन के क्षेत्र में ये आगे बढ़े हैं। धार्मिक नगर होते हैं, जैसे आपका धार्मिक संस्थान मथुरा है, वृंदावन है, हरिद्वार है, ये धर्म के लिए प्रसिद्ध होते हैं नगर। और इसी तरह से शैक्षणिक नगर है, जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में आगे आगे है। इलाहाबाद है, वाराणसी है, दिल्ली है, ये शैक्षणिक क्षेत्र में इनको परिवर्धित किया जाता है। फिर पर्यटन वाले होते हैं, जैसे कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, नैनीताल है। पर्यटन के क्षेत्र में तमाम पर्यटक वहाँ पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिए, मानचित्र से निम्नलिखित को मानचित्र में दर्शाना है तथा नाम का भी उल्लेख करना है। पहला देखिए पूछ रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हमारे देश में ये उत्तर प्रदेश है, जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। दूसरा पूछ रहा है, इसको दर्शाना था, अधिकतम साक्षरता वाला राज्य केरल है, जहाँ पर साक्षरता दर 93.9% होती है। फिर अगला पूछा है कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में जो बैहर तहसील है, वहाँ पर एक मलाज खंड नाम का स्थान है, मलाज खंड, वहाँ तांबा के लिए तो काफ़ी फेमस है। अगला पूछा है कि गुजरात का सबसे बड़ा नगर, वहाँ का अहमदाबाद नगर जो है सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र है। ये क्वेश्चन रहे स्टूडेंट। सो थैंक्स।